सभा साथियों, आज आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, परम आदरणीय माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आपके बीच में पधार चुके हैं। हम सभी मैनपुरी जनपद के वासी आपका कोट कोट वंदन अभिनंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं अपने मैनपुरी विधानसभा से प्रत्याशी भाई गौरव नंद जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय मिश्रा जी को प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ा के सम्मानित करने का काम करेंगे भाई गौरव नंद जी। सम्मानित साथियों, बच्चों को ताली बजा के स्वागत करें। अब मैं भोगांव विधानसभा से प्रत्याशी भाई अशोक सिंह चौहान जी से गुजारिश करेंगे कि वो परम आदरणीय माननीय मिश्रा जी का शॉल उड़ा के और मुकुट पहना के स्वागत करें भाई अशोक सिंह चौहान जी। अब मैं करेल विधानसभा से प्रत्याशी भाई कुलदीप नारायण और दीपक पेंटर जी से गुजारिश करेंगे कि वो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह चुनाव निशान हाथी को माननीय मिश्रा जी को देकर के उनका सम्मान करेंगे भाई कुलदीप नारायण और दीपक पेंटर जी। मैं इसी कड़ी में किसनी विधानसभा से प्रत्याशी जो सुरक्षित विधानसभा है प्रभु दयाल जी से गुजारिश करूंगा बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत करें भाई प्रभु दयाल जाटव जी। अब मैं ये कैमरा वाले तुम लोग तो मोबाइल में देख लो, इनके पास मोबाइल नहीं है, जब बैठ के खींच लो या तो हट जाओ सामने से। सम्मानित साथियों, मोबाइल नहीं है, गुजारिश करूंगा मैनपुरी सदर से शानदार युवा कर्मठ बहुत ही शिक्षित व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं भाई गौरव नंद जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात रखें। भाई गौरव नंद, दो लोग खड़े हों और बाद बाकी उतर जाए, ये लोग कैसे देखेंगे? बाबा साहब को नमन करते हुए भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी और आज हमारे मार्गदर्शक हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को बहुत ही हम आभार अभिनंदन और उनका स्वागत करते हैं जो उन्होंने मैनपुरी की धरती पर अपना आशीर्वाद देने का काम किया और जो हमारा विजय रथ है उसको बढ़ाने का संकल्प किया। हमारे मंचासीन पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे आगरा मंडल प्रभारी और हमारी दूसरी विधानसभा से आए हुए प्रत्याशी सभी के आशीर्वाद से और हमारा एक एक क्रांतिकारी सिपाही जो हमारा मार्गदर्शक रहा है, जिसने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ बहुजनों का, सभी वर्गों को साथ लेके चलने का एक आंदोलन है। इस सबको हमारा जो एक एक सिपाही है सबका हम अभिनंदन स्वागत करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार मैनपुरी में जो लहर चल उठी है और हमारा यहाँ से विजय रथ पक्का हो चुका है और जो पक्षी पार्टियां हैं वो इतना डर गई हैं कि छोटे छोटे मामलों में कार्य करना शुरू कर दिया है। तो मैनपुरी के इतिहास में इस बार बहुजन समाज पार्टी जीत के आ रही है और ये आप सबके लिए हर्ष की बात है। जो आपकी मेहनत थी दिन रात की वो अब रंग लेने वाली है। अब केवल इलेक्शन में 4 दिन रह गए हैं तो आपको अब कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, सब कुछ जी तोड़ करके दिन रात एक कर देना है। हमें
सभी के साथ मिलते हुए ये बात बहन जी की जो नीति रही है हमारी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको आगे बढ़ाना है। हमारे चाहे गरीब भाइयों, दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, प्रबड़ भाइयों, अल्पसंख्यक भाइयों, सभी को जुड़ना है और वो राज स्थापित करना है जिससे सर्वजन कल्याण हो, सबका सम्मान हो, सबका साथ हो। अभी जो सत्ता पक्ष के कारण जो हम लोगों को इतने साल से हम लोगों को विकास से बेदखल कर दिया गया था, आपको जो महंगाई बढ़ा दी गई है, आपको जो राशन पानी के चीजों में उलझा के उन्होंने चूहे के एक जाल में आपको फंसा रखा है कि आपको रोटी तो डाल रहे हैं जाल में, लेकिन आपको फंसा रखा है ताकि आप उस जाल के बाहर ना शिक्षा की बात कर सके, ना रोजगार की बात कर सके। हमको अब राशन पानी के लालच में नहीं आना है। हमको बाबा साहब ने जो सपने दिखाए थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षित हमें सारी बड़ी शिक्षा चाहिए है जो एक अमीर का लड़का लेता है। हमें सारे रोजगार अधिकारी बनना है जो बाबा साहब ने सपने दिखाए हैं। हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। ये बीजेपी वाले, सपा वाले, ये किसी जाति के या किसी वर्ग की पार्टी ना होकर 2-4 राजघरानों की पार्टी है। हमें इस बात को भी समझना है। मौजूदा सत्ता पक्ष अपने जो सरकारी उद्यम है जो वो प्राइवेट कॉर्पोरेट के हाथों बेच रहे हैं अदानी अंबानी को, हमें वो सारा खेल समझना होगा। क्योंकि अगर ये सारा कुछ सरकारी उद्यम ये प्राइवेट के हाथों बिक जाएगा तो आपकी सरकारी नौकरी भी खत्म कर देंगे ये लोग, और जब सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो आपका आरक्षण भी ये खत्म कर देंगे। आपको ये सब कुछ समझना है। ये जुए वाले जाल में राशन पानी दे रहे हैं कि वोट आपका जिंदा रहोगे तो वोट डालते रहोगे। अब ये नहीं चलेगा। आपका अगर वोट है तो राज भी आपका होगा, राजा भी आपका होगा। हमको ये संकल्प लेना है। हमें अपनी वोट की ताकत को समझना है। हर इंसान का वोट एक है, कितना ही बड़ा आदमी, कितना भी छोटा। आपको अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना है और बहुजन समाज पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाना है। ये संकल्प लेते हुए और हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि आज के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, उनके साथ जो हमारे सवर्ण भाई भी हैं, उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि देश में अगर एकमात्र कोई ऐसी पार्टी है जो सब जन को लेके चलती है, सबको लेके चलती है, तो उससे बहुजन समाज पार्टी है। और आपको एक बात और कहना चाहेंगे, अगर किसी पार्टी ने सही कानून व्यवस्था, सबके लिए बराबर कानून व्यवस्था का स्थापित किया तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। अब वो वक्त आ गया है कि जो 100 साल की कुर्बानी की, महापुरुषों की कुर्बानी के बाद जो संविधान हमें मिला, जिससे लेके आज हम इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं, रोजगार लेते हैं। आपको संविधान बचाना है और कोई भी गलती नहीं करनी है। सबको मिलजुल के सिर्फ और सिर्फ हाथी बटन दबाना है। हमें हमारे चाहे दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, सवर्ण भाई हैं, सबको एकजुट हो जाना है और अपने संविधान की रक्षा करते हुए हमें आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना है। हमको रोजगार की बात करनी है, हमको शिक्षा की बात करनी है, हमको स्वास्थ्य की बात करनी है। अब वो टाइम आ गया है, अदानी अंबानी का भी राज नहीं चलेगा, बीजेपी का भी नहीं चलेगा, सपा का भी नहीं चलेगा, आपका राज चलेगा। और वो कैसे होगा? जब आप हाथी का बटन दबा के बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाएंगे। और आपको ये भी चीज याद रखनी है कि जो ये खेल चल रहे हैं उनको समझना है। और इसी के साथ आप सबसे हम निवेदन करेंगे, क्योंकि अभी और भी हमारे प्रत्याशी और पदाधिकारी हैं बोलने के लिए, तो आपकी बात को यही खत्म करते हैं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज परम आदरणीय माननीय मिश्रा जी के साथ में, आपके साथ में हमारे बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता परम आदरणीय माननीय कपिल मिश्रा जी एवं पूर्व मंत्री माननीय अतुल दुबे जी आपके बीच में आए हुए हैं। हम सब लोग उनका ताली बजा के तालियों से स्वागत करें। सम्मानित साथियों, और मैं गुजारिश करूंगा बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता परम आदरणीय भाई माननीय श्री कपिल मिश्रा जी वो आए और अपने ख्यालात रखें। भाई मिश्रा जी। यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्यजनों को और खास तौर से जो दूर दूर से आप सब लोग हमारे आदरणीय पिताजी की बातें सुनने, समझने, उनके विचार समझने आए, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझता है। साथियों, इस सरकार ने
और इसकी पिछली सरकार ने पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उसके बदले इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोविड और कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे या अलग अलग प्रदेशों से मजबूरी के कारण अपना काम छोड़ के वापस अपने प्रदेश लौटे थे, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब हमारे युवा साथी भाई बहन अपनी रोजगार की मांग लेके इस सरकार के पास जाते हैं, तो ये सरकार बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। ऐसी सरकार का वादा किया था इसने। साथियों, अब वक्त आ गया इनके असली चेहरे को पहचानने का। जैसा आपने सुना, चाहे रेलवेज हो या और कोई सरकारी यूनिट हो, एक एक करके ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचे जा रहे हैं। और ये सब अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में कोई आरक्षण नहीं चलता है। तो किस बात की सरकारी नौकरी और किस बात का युवाओं का सुरक्षित भविष्य। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है। चाहे बड़े से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा शहर हो, हर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है और हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। लेकिन इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग ये सरकार करती है, खाली सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे प्रचार और प्रसार फैलाने में। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग सोशल मीडिया का खुल के इस्तेमाल करें और इसके माध्यम से हमसे जुड़ें और आपकी तकलीफें और दिक्कतें जो लोग ये अपनी सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो हम तक पहुंचाएं इसके माध्यम से। और मैं इस चीज का आपको वादा करता हूं कि आपकी एक एक तकलीफ, दिक्कतें नोट करी जाएंगी और आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। और अक्टूबर में तो आदरणीय बहन जी ने खुद ही आश्वासन दिया था कि सरकार बनते ही सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी युवाओं की दिक्कतें और उनकी तकलीफों का समाधान करने में। तो वो साथियों, आप सब जानते हैं कि अगर कोई नल खराब हो और उससे पानी टपक रहा हो तो कहां तक उसको पहुंचा जाएगा। अगर कीचड़ होने से रोकना है तो नल को ही बदलने की जरूरत है। उसी तरह अब वक्त आ गया है कि और कीचड़ होने से बचना है और रोकना है, तो अब इस सरकार को बदलने की जरूरत है। और आप सभी को घर घर जाके ये बता देना है कि इस चुनाव में हम सब हाथी का बटन दबा रहे हैं और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के और बना के लाने जा रहे हैं, ताकि जो भी इस सत्ता के नशे में आपको डराने दबाने की कोशिश करता है तो उसको पता चल जाए और उसको बता दीजिए कि अब इस प्रदेश की सरकार को कि अब हम डरने दबने वाले नहीं हैं। खासतौर से इस प्रदेश के युवा जिनको बहुत धोखा दे दिया इस सरकार ने, कि हम अब डरने दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि आदरणीय बहन जी आने जा रही हैं। अब किसी को कहीं किसी से कोई डरने दबने की जरूरत नहीं है। खास तौर से इस प्रदेश के युवाओं को और इस प्रदेश की महिलाओं को। आप सबको पता है, अगर कोई बीमार आदमी जिसकी तबीयत ठीक ना हो, कांप रहा हो, कपकपा रहा हो, उसको हल्का सा झिझोड़ दे तो वो मुंह के बल गिरेगा। उसी तरह इस बीमार और कपकपाती सरकार को अब आपको बस हल्का सा झिझोड़ने की जरूरत है और 10 मार्च को ये सरकार मुंह के बल अपना गिरने वाली है। साथियों, मेरे पास बातें बहुत हैं लेकिन समय कम है, क्योंकि आप सब लोग दूर दूर से आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने आए। लेकिन ये मैं वादा करता हूँ, मैं आज पहली बार आपके बीच आया हूँ, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है। मुझे 5 बार आना पड़ेगा, 10 बार आना पड़ेगा, जितनी बार आना पड़ेगा मैं आपके बीच आऊंगा और खास तौर से युवाओं की दिक्कतें, उनकी तकलीफों का सामना करने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो आप मेरे आदरणीय पिताजी द्वारा उनके विचार सुने, समझे
उनको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है, उनको अपने साथ ले जाना है और घर घर जाके उनकी बातें पहुंचानी है और बतानी है और ये बता देना है कि आदरणीय बहन जी आने जा रही हैं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मिश्रा जी। सम्मानित साथियों, अब मैं अपने बहुत ही सम्मान के योग्य माननीय पूर्व मंत्री को बुलाने, पूर्व मंत्री जी को बुलाने से पहले हम लोग नारे लगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। यूपी की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है। मैं गुजारिश करूंगा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे परम आदरणीय माननीय नुकुल द्विवेदी से कि वो आए और अपने विचार रखें। परम आदरणीय माननीय द्विवेदी। नारों में आनंद नहीं आया तो आनंद लेना है ना, ललकार करके, दोनों हाथ उठा करके बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा समर्पित करते हुए आज मैनपुरी जनपद में अपने सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए पधारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, सम्मानित सांसद राज्यसभा परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, सम्मानित श्री गोरेलाल जाटव जी, मेरे छोटे भाई कपिल मिश्रा जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे प्रत्याशी बंधुओं, जिलाध्यक्ष महोदय, सामने की ओर बैठे हुए बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों और जाबाज मेरे दोस्तों, 100 दिन का समय बचा है, 100 घंटे का समय बचा है और इन 100 घंटों में आपको 10 साल के अत्याचारों का बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार करना है मेरे साथियों। तैयारी कैसी होनी चाहिए? चाहे किसनी हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे कराल हो, चाहे हमारी अन्य विधानसभाएं हैं, दोस्तों ये संदेशा देने का काम करना। हाथी चिघाड़ चुका है, हाथी ललकार चुका है, हाथी रुकने वाला नहीं, कोई रोक। बदला लेने का मन बनाए हो कि नहीं बनाए हो? सबके मन में है। मैनपुरी क्रांतिकारियों की धरती है और मैनपुरी ने जब ललकारा है, मैनपुरी ने जब आवाज दी है तो प्रदेश की सरकारें बदल गई है, देश की सरकारें बदल गई है, आप लोग को मालूम है। दोस्तों मन बना करके चल रहा है हाथ करके। जिन जिन विधानसभा से जो लोग आए हुए हैं वो आज के बाद 100 घंटे तक ये तय कर लेंगे कि हम लोग अपने उम्मीदवार को न तो चैन से बैठने देंगे और न खुद चैन से बैठेंगे। एक एक बूथ पर जाकर के, एक एक बूथ पर जाकर के माननीय बहन जी के संदेश को देने का काम करिएगा। सुन लीजिए क्या कह रहा हूं। एक एक बूथ पर माननीय बहन जी के संदेश को देने का काम करिएगा। माननीय बहन जी ने संदेशा दिया है कि हर बूथ को जिताना है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। हर बूथ को जिताने के लिए क्या करना है? आपके हर बूथ में 5 पदाधिकारी तैयार है? हर बूथ में 5 पदाधिकारी तैयार है? तैयार है दोस्तों। तो ये हमारे जीवन मरण की लड़ाई है। हमारी एक ऐसी लड़ाई है कि हम लोग को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, माननीय कांशीराम जी को संदेशा देने का काम किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आपके मिशन को ललकारने का काम कर रही है, लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रही है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय बहन जी 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रही है। मैं आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, आज जो आप सबको आशीर्वाद देने आए हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी अपनी विधानसभाओं में चले जाइए और चुनाव जीत करके 10 मार्च को लखनऊ पधारिए। हम लोग आपका स्वागत करने के लिए वहां बैठे हैं।
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी कृपया माइक पर आए और हम सबको आशीर्वाद देते हुए हम सबको जीत का संकल्प दिलाएं। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं, मनोहर कांशीराम साहब अमर हैं, मनोहर कांशीराम साहब अमर हैं। सीएसपी की क्या पहचान, सीएसपी की क्या पहचान। ब्राह्मण शंख बजाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, श्री गोरेलाल जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री गौरव चंद प्रत्याशी मैनपुरी, श्री अशोक सिंह चौहान प्रत्याशी भोगांव, श्री बबू दयाल प्रत्याशी किसनी, श्री कुलदीप नारायण दीपक जी पेंटर जी प्रत्याशी करहल, डॉक्टर संदीप जिलाध्यक्ष, डॉक्टर राम अवतार मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री विजेश किशोर उर्फ गुड्डू प्रेमचंद शाक्य जी सेक्टर प्रभारी, अमर सिंह दिवाकर सेक्टर प्रभारी, श्री एस.के. मिश्रा जी जिला उपाध्यक्ष, श्री अरविंद जी, श्री द्वारेलाल प्रेमी जी, राजेंद्र सैनी जी, राम नरेश वर्मा जी, मानव सिंह जी, सुमन जी तथा यहाँ पर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक साथियों, माताएं बहनें और मीडिया के साथियों, भाइयों, आज हम लोग जब आपके बीच में आए हैं तो 15 तारीख हो चुकी है और आज के बाद आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 2 दिन के बाद आपका प्रचार खत्म हो जाएगा और चौथे दिन 4 दिन के बाद आपको चुनाव 20 तारीख को अपना वोट देना है। इन 4 दिनों में आपको अपना भविष्य बनाना है और अपना ही भविष्य नहीं, अपना भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, अपने साथियों का, अपने क्षेत्र का, अपनी विधानसभा का, सभी का भविष्य अब आपके हाथों में निर्भर है। आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत इस समय है और खास तौर से आपके हाथ में, अंगूठे में, जिसको कि दबा करके आप सारा ये उत्तर प्रदेश का भी भविष्य बदलने की ताकत अपने पास रखते हैं और इसका इस्तेमाल करते समय खाली खुद इस्तेमाल अगर आप करेंगे उससे बात नहीं बनेगी। आपको इन 4 दिनों में जा करके आप तो अपना वोट देने का काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको अपना जाकर के अपने साथियों के बीच में जाकर के, अपने नातेदार रिश्तेदारों के बीच में जाकर के आपको उनको बताना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी को आपको जिताना है। क्यों जिताना है? उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके और उत्तर प्रदेश में दोबारा से भाईचारा लाना है। एक कानून द्वारा कानून की सरकार स्थापित करनी है, जहां बेरोजगारी खत्म हो, जहां किसान को उसका हक मिले, जहां महिलाओं को सुरक्षा मिले, जहां पर रोजगार करने वालों को उनको रोजगार करने का मौका मिले और हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, उनको आपस में भाईचारा बना करके चलने का मौका मिले, लड़ने झगड़ने की बात खत्म हो। इस तरह की आपको अपने लोगों के बीच में जाके बात पहुंचानी और इसके लिए जरूरी है कि आप उनको बताएं कि उत्तर प्रदेश में अब उन्होंने 3 तरह की सरकार देखी। बहन मायावती जी की सरकार देखी 5 वर्ष में, 2007 से 12 की सरकार देखी, जिसमें बहन मायावती जी ने चौतरफा विकास किया, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया। उन्होंने जब विकास किया तो कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि खाली एक्सप्रेसवे बनाया या इंटरनेशनल सर्किट बनाया उन्होंने, जहां पर रेस कोर्स बनाया, या उन्होंने हर जिले में नए अस्पताल बनाए, नए कॉलेज बनाए, लड़कियों के कॉलेज बनाए। उन्होंने चौतरफा विकास किया। अगर उन्होंने 1 दर्जन यूनिवर्सिटियां दी
तो उन्होंने उसी तरह से 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज भी देने का काम किया। 29,500 गांव जो डॉक्टर अंबेडकर गांव के नाम से जाने जाते हैं, 29,500 गांव को उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया और 29,500 स्कूल, वहां प्राइमरी स्कूल भी देने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम किया। अगर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया तो उन्होंने लड़कियों के लिए अलग से उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा स्कूल बनाने का काम किया। विकलांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी देने का काम किया। उन्होंने 23 नए जिले बनाए। जब एक जिला बनता है तो उस जिले का समग्र विकास होता है। बहन मायावती जी ने एक नहीं 23 नए जिले बनाने का काम किया। उन्होंने जिले बनाने के साथ साथ में पूरे प्रदेश में चौतरफा विकास करते हुए नोएडा का शक्ल बदल दी, लखनऊ की बदल दी, हर शहर की बदल दी, हर तरफ विकास करने का काम किया। और जहां पर आस्था के स्थान थे, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो और चाहे वृंदावन हो, अगर किसी ने वहां पर सुधार किया है तो बहन मायावती जी ने किया। वोट के नाम से नहीं किया, उन्होंने इस क्षेत्र को, इन क्षेत्रों को, लोगों की आस्था को ध्यान में रख करके और उसका समग्र विकास करने का काम किया। एक भाईचारा बनाया, कानून द्वारा कानून का राज बनाया, किसानों को उनका हक दिलाया। भारतीय जनता पार्टी ने तो खाली वादे कर दिए, झूठे वादे जहां सब किए, किसानों से भी वादा कर दिया कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। लेकिन क्या किया? 2 गुना आमदनी कहां कर दी, बल्कि उनकी जमीन छीनने की योजना बनाई। 4 काले कानून बनाए और बना करके उनकी जमीन ठेके में मजबूर कर रहे थे उनको कि उनको उद्योगपतियों को देना पड़ेगा, जो उनके चहेते उद्योगपति हैं, जिनके हाथों में उन्होंने पूरा प्रदेश बेचने का काम, पूरा देश बेचने का काम किया है, उन्हीं के हाथों में जमीन भी देने वाले थे। किसान जो है, इनकी इस बात को, नियत को समझ गया, आंदोलन किया। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में किसान ने आंदोलन किया और 15 महीने तक आंदोलन रहा। उसके 700 किसानों की शहादत की गई। लेकिन इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 700 किसानों की शहादत हो गई, फिर भी दिल नहीं भरा। तो आपने देखा लखीमपुर में जाकर के 4 किसानों को कुचल कर मारने का काम किया, गाड़ी से दबाने का काम किया। और ये इनके मंत्री और मंत्री के लड़के, जिनके ऊपर अब चार्जशीट भी लग गई, लिख करके भी आ गया कि इन्होंने ये हत्या के, इन्होंने सोची समझी नीति के तहत हत्या करने का काम किया था। लेकिन इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार ने न मंत्री को केंद्रीय मंत्रालय से हटाया और उस लड़के को भी इन्होंने बेल करवाने का काम, 3 महीने नहीं निकले और उसको बाहर निकालने का काम कर दिया। तो ये वो सरकार है जिसने किसानों से वादा तो किया लेकिन धोखा देने का काम किया। लेकिन बहन और 25 रुपए बढ़ाने का काम किया। कहा था 2 गुना बढ़ा देंगे। किसानों की जो उपज होती है, उन्होंने मिनिमम जो उनको न्यूनतम पैसा मिलना चाहिए उपज का, उसका कानून नहीं बनाया। वादा किया था कि हम कानून बना देंगे, आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए। और ये भी कहा था कि जो मुकदमे हमने दर्ज किए हैं हजारों की संख्या में, वो भी वापस ले लेंगे। न मुकदमे वापस लिए, न इन्होंने कानून बनाया कि न्यूनतम पैसा मिलेगा। और इनके मंत्री ने तो घोषणा भी कर दी कि ये तो हमने अभी वापस लिया है सिर्फ चुनाव की वजह से, इसके बाद इसको हम दोबारा लागू करने का काम करेंगे। किसानों का गन्ना का मूल्य 25 रुपए बढ़ाने का काम किया इन्होंने अभी, वो भी 2 महीने पहले जब चुनाव की घोषणा हो गई तब बढ़ाने का काम किया। और इसी के ठीक विपरीत बहन मायावती जी ने, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने 125 रुपए जो गन्ना का मूल्य था उसको 250 रुपए पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिर्फ 35 रुपए बढ़ाने का काम किया, लेकिन बहन मायावती जी ने उसको 2 गुना करके और 2 गुना करके किसानों की उपज का दाम देने का काम किया। आज बहन मायावती जी ने, इन्होंने तो जैसा कि अभी कपिल मिश्रा आप सामने कह रहे थे, नकुल दुबे जी कह रहे थे कि लोगों को बेरोजगार करके सड़कों में छोड़ दिया। तो बेरोजगार, इन्होंने 2 तरह से बेरोजगार किया। इन्होंने नौकरियां जो थी, जो सरकारी नौकरियां थी, उसको तो पहले उसमें खत्म कर दिया और रोक लगा दी कि अब किसी भी सरकारी नौकरी में किसी का भी अब उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। इस तरह का आदेश जारी कर दिया। और जहां जहां सरकारी नौकरियां होती थी
उन सब में इन्होंने उन उद्योगों को बेचने का काम कर दिया। उन सार्वजनिक उपक्रमों को इन्होंने अपने चहेते जो इनके 2-4 उद्योगपति हैं उनके हाथों में, जिनके हाथ में पूरा देश बेच दिया है, उन्होंने उनको भी बेचने का काम कर दिया। चाहे रेलवे हो, चाहे ऑयल कंपनियां हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हवाई जहाज चलाने की कंपनी हो और चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, अब तो इन्होंने सबका सब बेचने का काम उन्हीं के हाथों में कर दिया। और जहां जहां उत्तर प्रदेश में नौकरियां मिलती थी, जहां प्रादेशिक नौकरियां मिलती थी, चाहे वो जल निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, और चाहे वो अन्य उपक्रम हो जैसे ब्रिज कॉर्पोरेशन हो और चीजें हो, वहां पर इन्होंने सरकारी नौकरियां बंद करके और ठेकेदारों को दे दिया। ठेकेदार क्या करेगा? सरकारी नौकरी जब देता है तो वो तो सिर्फ सरकारी नौकरी तो देगा नहीं, वो ठेके में रखेगा। कहीं 5,000 में, कहीं 4,000 में इंजीनियरों को रखने का काम किया और जब चाहे उसको निकालने का काम किया। और इसके साथ ही साथ इन्होंने आरक्षण को समाप्त करने की योजना जो इनकी जिस दिन से ये सरकार में आए बन रही थी और इनकी और समाजवादी पार्टी की मिलकर के बन रही थी, उसका भी इन्होंने क्रियान्वयन करने का काम इसी के तहत कर दिया। जब नौकरी खत्म हो गई तो नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कहां से रहेगा? समाजवादी पार्टी की सोच और इनकी सोच इस मामले में एक है। और तभी तो आपने देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट में इन्होंने संवैधानिक बिल को फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कराने का काम किया था। ये किसी से छुपा नहीं। जहां पर प्रमोशन की बात थी रिजर्वेशन में, और किस तरीके से पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख के ऊपर लोगों को इन्होंने नौकरी से नीचे उतार करके और कईयों को बाहर करने का काम किया समाजवादी पार्टी की अपनी सरकार ने। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मिलजुल करके सारी योजना बनाते हैं और लोगों के ऊपर प्रहार करते हैं। आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जहां उनके आते ही गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, बलात्कार, लूटमार, ये सब शुरू हो जाता है। उन्होंने दंगे फसाद भी पीछे नहीं छोड़े। और दंगे फसाद अकेले नहीं होते, दंगे फसाद तो कराए जाते हैं। अगर कराए नहीं जाते तो फिर बहन मायावती जी की 5 वर्ष की सरकार रही तो क्यों नहीं एक भी दंगा फसाद हुआ, ये सोचने की बात है। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो 134 दंगे इन्होंने कराए। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से दंगे कराते हैं समाजवादी पार्टी वाले, और इसीलिए करते हैं जिसमें कि दहशत फैले और ध्रुवीकरण हो और इनको भी वोट मिले, उनको भी वोट डर करके मिले। इस तरह की योजना बनाते हैं और इस तरीके से ये आपस में मिले रहते हैं। किस तरह से मिले रहते हैं इसका खुलासा तो कई बार हो चुका है। कई बार आशीर्वाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को और उनके प्रधानमंत्री को भी। और अभी भी आपने देखा कुछ दिन पहले कैसे श्री मुलायम सिंह यादव जी और आरएसएस के मुखिया एक साथ बैठ करके इस चुनाव की तैयारी की योजना बना रहे थे। ये भी अखबारों में सबने देखा और फोटो देखी। इनका असली चेहरा सामने आने का काम उस समय हुआ खुल करके कि ये लोग किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहन मायावती जी, उन्होंने आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो धोखा सभी को दिया, तो किसको धोखा देने का काम किया, किसी को नहीं छोड़ा। महिलाओं, किसानों के साथ साथ महिलाओं को धोखा दिया। महिलाओं से कहा इन्होंने कि तुम हमको वोट दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम तुम्हारी जो रसोई का खर्चा है उसको भी कम कर देंगे। महिलाओं ने इनको वोट दे दिया, खुल करके वोट दिया। और क्या हुआ? आज ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनकी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट, केंद्र की रिपोर्ट होती है, इनकी खुद की होती है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है और दुराचार हो रहा है। ये इनकी सरकार में सुरक्षा महिलाओं को देने की बात है। याद करिए बहन मायावती जी की जब सरकार थी, महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से थी। महिला अगर कोई भी, क्योंकि तब कानून द्वारा, कानून का राज्य था, महिला रात के 12 बजे भी अगर घर से निकलने का जरूरत पड़ जाती थी, वो सोचती नहीं थी, हिचकती नहीं थी और घर से निकल जाती थी, क्योंकि उसको कोई डर नहीं था। वो जानती थी कि कोई भी हमारी तरफ गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता। और क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया
बहन मायावती जी हैं, ये उनको मालूम है। और बहन मायावती जी ने कानून द्वारा कानून राज जब चलाया तो अपने परायों को नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की तरह नहीं कि अरे ये हमारे हैं, ये गुंडे हैं, ये माफिया हैं, ये बलात्कारी हैं, ये डकैती डालते हैं, लूटमार करते हैं, लेकिन ये अपने हैं, इनको छोड़ दो। बहन मायावती जी ऐसा नहीं करती। बहन मायावती जी ने तो अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा, और अपने ही एक मंत्री को भी उन्होंने जब देखा कि उन्होंने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया, तो बहन मायावती जी ने 15 दिन पुरानी सरकार थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने अपने बंगले पर बुलाया लखनऊ में, और बुला करके वहीं पर हथकड़ी लगा करके और उनको 5 साल तक जेल के अंदर रखने का काम किया था। तब कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया था। इनकी तरह नहीं, ये हमारे अपने हैं तो छोड़ दो। देखा अपने हाथरस में किस तरीके से एक महिला के साथ में, एक लड़की के साथ में पहले बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद में उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु शरीर भी घर वालों को नहीं दिया। वो रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हमको आखिरी वक्त को शक्ल देख लेने दो, लेकिन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठ करके, और जो फोटोएं भी आई थी उन्होंने खुद डलवाने का काम किया था कि वो खुद लगकर कंप्यूटर और टेलीविजन देख रहे थे, और जिला अधिकारी से कहा था कि तुम वहां पर खड़े रहो और किसी भी हालत में इनको जो है शरीर नहीं देना, और जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया तो उसने अपने कांस्टेबल के द्वारा 2:30 बजे रात में मिट्टी का तेल डाल करके और उसको खेतों में जलाने का घृणित कार्य किया। ये और उसकी पीठ थपथपाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। ये ऐसी सरकार है जिसने हाथरस में ही ब्राह्मण समाज की एक महिला रेणु शर्मा, जो कि पूर्व पंचायत अध्यक्ष थी, और उससे भारतीय जनता पार्टी वाले नाराज हो गए, तो इतना नाराज हो गए कि उसको जेल भिजवा दिया, और जेल भिजवा करके उसको उसके ऊपर फर्जी मुकदमे दाखिल करके उसको भी, उसके पति को भी, उसके देवर सबको अलग अलग जेल में बंद करा दिया। और उसके बाद जब बेल हो गई उसकी, उस महिला की, रेणु शर्मा की, बेल होने के बाद भी उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज की एक महिला थी। जिस तरह से दलित समाज इनके निगाह में इनका विरोधी अपना मानते हैं, और उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज को भी, तो इन्होंने इस प्रकार से उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। जेल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई तब वो जेल से बाहर आ पाई। और इसी प्रकार से आपने देखा खुशी दुबे, जो कि ब्राह्मण परिवार की लड़की, 16.5 साल की लड़की, और उसकी तो 1 दिन पहले शादी हुई थी, और शादी हो करके वो अपने नए घर में गई थी। उसके पति को तो गोलियों से मार ही दिया, लेकिन उसकी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उसको भी उठा ले गए और जेल में ले जाकर के। घर में और 2 महिलाएं थी, एक महिला जो काम कर रही थी उसको भी नहीं छोड़ा, उसको तो छोड़ा ही नहीं, उसके साथ में 6 साल की जो उसकी लड़की थी और 3 साल का बच्चा था, उसको भी जेल में उठा करके ले गए और वहां पर बंद कर दिया। आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया, 19 महीने 20वां महीना चल रहा है, और उन लोगों की बेल नहीं हुई है। वो 1 दिन पहले आकर के क्या हो गए, क्या माफिया बन गई थी। कोई भी जो FIR दर्ज हुई और भी कोई चीज दिखा गया कागज, उसमें एक भी आरोप उसके ऊपर नहीं रख पाया आज तक, लेकिन 20 महीने से जेल में बंद है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा उसकी देखरेख हो रही है। उस बेल को भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रेणु शर्मा की तरह ये लड़की जिंदा जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए, आए तो फिर रेणु शर्मा की ही तरह बाहर निकले, इस तरह की योजना बनाई जा रही है। और ऐसी सरकार है ये, इतनी जो कहती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, क्या यही सुरक्षा देने की बात है? आज किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में एक दहशत का माहौल है, किस तरह से ब्राह्मण समाज के 500 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई, 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों का इनकाउंटर हो गया, और उसके बाद कहते हैं कि ठीक है जो आरोपी लोग हैं उनके ऊपर कोई उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। जैसे कि हाथरस में इस लड़की जिसका बलात्कार होकर मृत्यु हो गई थी, उसके जो आरोपी थे कहा कि हमारे अपने हैं, इसलिए उसका शरीर मत देना उनके घर वालों को। इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है।
100 से ज्यादा ब्राह्मणों की एनकाउंटर, 500 से ज्यादा हत्याएं, दलित समाज के कितने उत्पीड़न पूरे प्रदेश में, हर जिले में सैकड़ों संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ऊपर दहशत फैलाने का काम किया। तुम अगर उठ के खड़े हो गए तो हम बुलडोजर चला देंगे। ये बुलडोजर की धमकियां जो थी अभी तक चल रही थी, अब ये सब खत्म हो गई। 2 जगह चुनाव हो चुका है, एक जगह कल वोट पड़ा था, एक जगह 10 तारीख को पड़ा था, और दोनों जगह लोगों ने बता दिया कि अब की बार आम जनता के हाथ में बुलडोजर की चाबी आ गई है और स्टीयरिंग आ गया है, और उन्होंने उस बुलडोजर को इस सरकार के ऊपर चलाने का काम कर दिया है। और एक तरफा दोनों जगह पर जहां वोट पड़ा है, बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान के ऊपर मोहर लगा करके लोगों ने बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करने का, वोट देने का काम किया है। और इसीलिए आपको इन सब बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। आपको विकास चाहिए तो फिर बहन मायावती जी नजर आती हैं। आपको कानून द्वारा कानून का राज चाहिए। पूरा देश कहता है कि खाली बहन मायावती जी कानून द्वारा कानून का राज चला सकती हैं, और कोई नहीं चला सकता, क्योंकि उनके राज्य में वही अधिकारी होते हैं, बदल नहीं जाते हैं। वही पुलिस वाले, वही अधिकारी, वही आईएएस, वही आईपीएस, वही पीसीएस, वही कांस्टेबल, लेकिन वो लोग अपनी ड्यूटी निभाने का काम करते हैं। इनकी सरकारों में वो लोग इनका बाजा बजाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर तुमको बने रहना है तो जिस तरह का हम आदेश दे रहे हैं कानून तोड़ने का, तोड़वाने का, उस तरह का तुमको करना पड़ेगा। यही फर्क है इनमें और बहन मायावती जी में। और इसीलिए आज के रोज अगर आपको सुकून का राज्य चाहिए, भाईचारे का राज्य चाहिए, ऐसा राज्य चाहिए जहां पर बहन मायावती जी ने जो बात कही है 9 अक्टूबर को कि अब की बार सरकार बनने के बाद जितने भी जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी नौकरी पेशा में लोग काम कर रहे हैं, उनकी जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन की बहाली हो और चाहे उनको रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे और चीजें हो, बहन मायावती जी ने 9 अक्टूबर को भी कहा था, और अभी 2 दिन पहले अपनी हर सभा में जो कर रही हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि हम उनको वापस करने का काम करेंगे और उनको लाने का काम करेंगे, और पुरानी पेंशन की बहाली भी करने का नीचे जाना पड़ेगा। अध्यापकों से उन्होंने कहा कि आप लोग निश्चिंत हो जाइए, परेशान ना हो जाइए, आप लोग बहुत लाठियां खा ली, बहुत सर फुड़वा लिए, आने दीजिए हमारी सरकार, अब के आते ही हम कमीशन बनाएंगे और उसमें जितने भी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी हर समस्या को लेते हुए, और अध्यापकों की भी हर समस्या को लेते हुए, चाहे वो मानदेय की हो चाहे नौकरी की हो, उसको हम दूर करने का काम अपनी सरकार में करने का काम करेंगे। तो इसलिए आपको आज एक ऐसी सरकार बनानी है, और ऐसी सरकार बनाने में आपको अपनी ताकत लगानी है, झोंकना है, जो कि आपकी अपनी सरकार होगी। और उस सरकार को बनाने के लिए आपको पूरी ताकत अगले जो 4 दिन, जैसा श्री नकुल दुबे कह रहे थे कि ये 4 दिन अगर आप 24 घंटे देने का काम करेंगे तो क्या होगा? सोएंगे नहीं, और क्या होगा? लेकिन उसके बाद तो सुकून से सोएंगे, उसके बाद तो आराम से सोएंगे, उसके बाद तो 5 साल तक आप इत्मीनान से रहेंगे। 4 दिन तो आप कष्ट उठा लेंगे, लेकिन ये किसके लिए उठाएंगे? ये आप अपने लिए उठाएंगे, किसी और के लिए नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो सरकार बनेगी वो बहुजन समाज पार्टी की आपकी अपनी सरकार होगी, अपनी खुद की सरकार होगी। इसीलिए हमारा आपसे कहना है कि इन सारी बातों को, और जो हमारे साथियों ने भी बात कही है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको अब की बार इन 4 दिनों में घर घर जाने की जरूरत है। ये मान लेना है कि हमारे ये जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े, जिनका हमने नाम लिया और जिनकी बात हमने कही आपके सामने, ये हमारे प्रत्याशी तो सिर्फ कहने के लिए है, असली प्रत्याशी तो आप लोग हमारे हैं। बहुजन समाज पार्टी आप लोगों को अपना प्रत्याशी मानती है, इनको तो सिर्फ आपकी आवाज बनाने के लिए चुनित किया गया है। बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है कि आपका आशीर्वाद प्राप्त करके और ये विधानसभा में जाकर के और आपकी बात, आपकी विधानसभा की बात, आपकी समस्याओं की बात, आपकी हर चीज को पहुंचाने का काम विधानसभा में ये लोग आपकी तरफ से रखने का काम करें। और जिस तरीके से आज माहौल उत्तर प्रदेश का है, जिस तरह से बच्चा आज बहन मायावती जी को याद कर रहा है, जिस तरीके से
बूथ पे हर बूथ को जिताने के लिए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए आज हर व्यक्ति लग गया है। उससे पूरा पूरा विश्वास हमको है कि अब की बार जो ये लोग हैं जो एक भ्रमित प्रचार करते थे, मीडिया के माध्यम से प्रचार करते थे, टेलीविजन के माध्यम से प्रचार करते थे कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, वो अचानक से 2 ही चुनाव हुए, अभी 2 ही जगह वोट पड़े हैं और मीडिया और ये सारे लोग अपनी बात बदलने लगे हैं, भाषा बदलने लगे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि 10 मार्च को जिस तरीके से 2007 में उनको मुंह छुपाना पड़ा था और मुंह छुपा के बैठना पड़ा था, क्योंकि तब भी इन्होंने यही कहा था कि बहुजन समाज पार्टी तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, 37 सीटें पा करके आएगी, इस तरह का एग्जिट पोल में बता रहे थे। और जब बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके इनको अचंभित किया था तो सब लोग बैठे रह गए थे और अलग अलग बहाने ढूंढने लगे थे। तो अब की बार वो स्थिति न आए, इसलिए अच्छी बात है कि मीडिया के लोगों ने अपनी बात बदलना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि 10 तारीख को जिस तरीके से और अभी कल जिस तरीके से 14 तारीख को वोट पड़े हैं वो अचंभित करने वाले पड़ रहे हैं और सबको अचंभा में डालने का काम करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक तरफा वोट पड़ने का काम हो रहा है और ये संकल्प लेते हुए पड़ने का काम हो रहा है कि बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का हमको मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और आपसे करते हुए कि आने वाले 20 तारीख को आपको एक चीज को ध्यान रखना है, जो कि हमारी नेता बहन मायावती जी ने अपनी मीटिंग में भी कही, अपनी रैली में भी कही। उन्होंने कहा कि जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन आप ये ध्यान रखिएगा कि हर बूथ को निगरानी करिएगा, हर बूथ में जमे रहिएगा जब तक आखिरी वोट ना पड़ जाए, क्योंकि आप वहां पर लोग कुछ भी करने के लिए आ सकते हैं, धोखा देने के लिए आ सकते हैं, लूटने के लिए आ सकते हैं, धमकाने के लिए आ सकते हैं, इसलिए अपना बूथ मत छोड़िएगा। और दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही थी कि उस दिन जिस दिन वोट पड़ने वाला है उस दिन आप अपनी पूजा पाठ ध्यान ये सारी चीजें बाद में करिएगा, सबसे पहले उठ करके अपनी दिनचर्या लौट के करिएगा, सबसे पहले उठ करके जाइएगा और अपने अपने बूथ में लाइन लगा करके वोट डालने का काम करिएगा और हाथी का बटन दबाने का काम करिएगा। और हाथी का बटन जब आप दबाइएगा तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हाथी का बटन तब तक दबा के रखिएगा कि हाथी की चिंगाड़ जो पूरे कमरा है उसमें सबको सुनाई ना पड़ जाए, तब तक उसको दबाए रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अपनी बटन से हाथ मत उठाइएगा। कब तक मत उठाइएगा? जब तक कि बगल में जो छोटी सी एक मशीन रखी होगी जिसमें एक पर्ची कट के निकलती है और उसमें निकलता है कि आपका वोट आपने जो डाला है, आप देख सकते हैं कि हाथी पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कि कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया, या ऐसा तो नहीं कि मशीन ने कोई वोट ही नहीं डाला। तो इसलिए आप तब तक अपना अंगूठा मत हटाइएगा जब तक कि वो पर्ची मत देख लीजिएगा। और अगर वो पर्ची आपको ना दिखे तो आप वहीं पर बटन दबाए बटन को हटा देंगे तो अधिकारी कहेंगे अब तो मशीन बंद हो गई, इसलिए बटन से हाथ मत हटाइएगा। और तब तक मत हटाइएगा अगर पर्ची गलत निकली है या नहीं निकली है, जब तक कि वहां का अधिकारी आपके कहने से, चिल्लाने के आवाज देने से वहां पर ना आ जाए और उसको देख न ले, तब तक वहां से मत हटिएगा। हाथी की दहाड़ खाली कमरे में ही नहीं, हाथी की दहाड़ और हाथी की चिंगाड़ और हाथी की चाल जो उसने शुरू की थी 10 तारीख से, 10 मार्च से, वो जो शुरुआत की थी जब पहले दिन वोट पड़ा था, वो निकल पड़ा है लखनऊ के लिए और इतनी तेजी से निकल चाल बढ़ा दी उसने, बहुत तेजी से बढ़ा दी, अपनी चिंगाड़ भी बढ़ा दी है कि अब वो लखनऊ में ही जाकर रुकेगा 10 मार्च को, जब बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने की घोषणा हो जाएगी और बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए हम लोग जब आश्वस्त हो जाएंगे तभी वो हाथी अपनी चाल रोकने का काम करेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपसे विदा लेते हुए मैं फिर से पुनः अनुरोध करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को आप चूकिएगा नहीं, अपने साथ अपने
घर वालों को लेके, महिलाओं को लेके, रिश्तेदारों को लेके, नातेदारों को लेकर के और सबको ले जा करके वोट डलवाने का काम करिएगा। किसी से डरिएगा नहीं, दबिएगा नहीं। जैसा कि कपिल मिश्रा ने आपसे कहा, खाली इतना बता दीजिएगा कि बहन माँ जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं। अब डरने की तुम लोगों को जरूरत है, अब हमको डरने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।